कल ही बजट पेश हुआ है भारत सरकार का। और आज के जो अखबार है, अखबार भरे पड़े हैं कि हमने बहुत लुभावना बजट दिया, हर चीज़ को ध्यान में रखा, खास करके देश का विकास कैसे हो इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया गया। ये ठीक है कि उन्होंने रक्षा में बढ़ोतरी करी, स्वास्थ्य में बढ़ोतरी करी, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको भी ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो एजुकेशन है, रोड्स हैं, आपके स्पोर्ट्स है, बहुत सारे ऐसी डिपार्टमेंट हैं जिनमें बहुत बड़ी अनदेखी होती है। टोटल बजट जो है 53,05,00,000 का है। इन्होंने टोटल बजट जो किया है 53.5 लाख करोड़ का। उसमें जो देखने वाली बात है, 24% जो है वो ब्याज का पैसा है, जो कर्जा है, ब्याज नहीं, जो सरकार को कर्ज लेना है, इसमें भी 24% तो कर्ज लेना है और 14.04% जो है लाख जो है वो आपको कर्जे के रूप में देना है। ये उन्होंने अपने आप जो बजट जो पेश किया, प्रस्तुत किया, उसमें दर्शाया, दिखाया बाकायदा तौर पे कि हमारी ये स्थिति है। इन परिस्थितियों में भी सरकार पूरा पैसा खर्च नहीं कर पा रही। जो पिछले साल का बजट था जिसमें प्रधानमंत्री की अपनी योजनाएं जो थी उनमें भी जो पैसा प्रावधान किया गया था वो खर्च नहीं कर पाए, वो भी पैसा लैप्स हुआ है। अगर प्रधानमंत्री की अपनी योजनाओं में पैसा पूरी तरीके से खर्च नहीं हो रहा तो फिर बाकी आप कहाँ उम्मीद करोगे, किससे उम्मीद करोगे? प्रधानमंत्री की जो आवास योजना थी, ग्रामीण आवास योजना, उसके अंदर 2025 और 26 में 57,832 करोड़ रुपया खर्च करना था। उसमें खर्च किया गया टोटल 32,500 करोड़ रुपए, करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए जो इसमें लैप्स हुआ है। बहुत बड़ा अमाउंट होता है। गांव में कहते हैं कि हम ग्रामीण इलाके के अंदर गरीब लोगों को मकान बना करके देंगे, ये वो आवास योजना है जो पूरी तरह से इनकी धराशायी होगी। 50% पैसा भी उसमें ये खर्च नहीं कर पाए, ये हालत थी। ये सारा पैसा अलग अलग स्टेटों को जाता है और स्टेटों में जहाँ जाएगा पैसा, वहाँ स्टेट अगर इस पैसे को खर्च नहीं कर रही तो या तो मॉनिटरिंग ठीक ढंग से नहीं हो रही सेंट्रल गवर्नमेंट की, प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है वो मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहा, और या फिर जो स्टेट खर्च नहीं कर रही उनको फिर आइंदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनको इन स्टेट्स को शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए। लेकिन इसमें केवल राजनीति करते हैं, जहाँ चुनाव होता है वहाँ ये फंडिंग ज़्यादा करते हैं, वहाँ पैसा ज़्यादा देते हैं उन स्टेटों को, और वहाँ फिर लुभाने की कोशिश करते हैं गरीब आदमी को इस माध्यम से। इसी तरह से प्रधानमंत्री की जो शहरी आवास योजना थी उसमें 3500 करोड़ रुपए का था कि हम 3500 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, गरीब आदमी को वहाँ पे इससे मदद करेंगे। उसमें तो सुन के हैरानी होगी, केवल 300 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, 3200 करोड़ लैप्स हो गया। इसी तरीके से सड़कों में जो है 19,000 करोड़ रुपए का इन्होंने टोटल खर्च करने का, प्रधानमंत्री आवास, वो जो प्रधानमंत्री सड़क योजना उसमें 19,000 करोड़ रुपया खर्च करना था पूरे देश के अंदर। ये बाकायदा तौर के ऊपर हर
ब्लॉक से मांगते हैं कि किस ब्लॉक के अंदर कौन सी सड़क नई बननी है या कौन सी सड़क की मरम्मत होनी है या किस सड़क को चौड़ा करना है। ये योजना शुरू करी थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। वो पूरे देश को सड़कों के साथ ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ना चाहते थे। इस योजना में भी आप ये देखो टोटल पैसा खर्च कर पाए ये 11,000 करोड़ रुपये, 8,000 करोड़ रुपये इसमें भी लैप्स हुआ है सरकार का। इसी तरीके से राष्ट्रीय पेयजल योजना जो है, पीने के पानी की जो योजना बनाई जाती है, उसके अंदर प्रधानमंत्री की जो योजना है उसमें 67,000 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रावधान रखा था खर्च करने का। उसमें भी केवल खर्च कर पाए 17,000 करोड़ रुपये। 50,000 करोड़ रुपए लैप्स हो गया जो खर्च नहीं हुआ। फिर ये कहते हैं कि हम देश को बहुत आगे लेकर के जा रहे हैं, बहुत विकास कर रहे हैं। ये हालत है इनकी विकास की। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया कि एजुकेशन को कैसे राइज किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए इन्होंने 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था खर्च करने का। और टोटल खर्च पता है कितना है? 4500 करोड़ रुपए। बाकी सारा पैसा लैप्स हो गया इनका। ये इनके अपने बजट के अंदर इन्होंने सारी चीज़ दर्शाई है कि कब कब हमने किस किस योजना में कितना कितना पैसा रखा था पिछले साल में और कितना कितना खर्च हुआ बताया गया है। इनके अपने आंकड़े हैं, ये कोई मतलब हमने अपनी तरफ से नहीं बनाए। ये सारे आंकड़े इन्होंने खुद दिए, उसी में से हमने ये सारी चीज़ें निकाल करके बताई है। क्या हालत है इनकी। ढिंढोरा तो पीटा जा रहा है कि बजट बहुत बढ़िया दिया है हमें बजट में जो है किसान का भी बहुत ख्याल रखा गया। हरियाणा का विशेष रूप से मुख्यमंत्री का बयान था कि बच्चों को रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी। मुख्यमंत्री से पूछने वाला हो, रोजगार तो आज की तारीख में जो जितनी पोस्टें निकलती है उनमें 80 से 90% जो है, जो युवा जो अप्लाई करते हैं वो बाहर के लिए जाते हैं। जो पर्ची और खर्ची की बात करते हैं वो खर्ची के साथ आते हैं सारे के सारे। इन्होंने तो ये कहा है कि 3 हवाई पट्टियाँ जो है उनको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अम्बाड़ा वाली का नाम जिक्र कर दिया, हिसार का कर दिया, करनाल का कर दिया। हिसार तो ऑलरेडी एक्सटेंड की हुई है, अम्बाड़ा ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। करनाल वाली में हो सकता है कोई छोटा मोटा पैसा कोई खर्च हो जाएगा। ये रूटीन की चीज़ है, ये कोई अलग से कोई पैसा हरियाणा के लिए खर्च नहीं हो रहा। बाकी जो है छोटा मोटा ये दिखाया गया कि नए उद्योग लगा रहे हैं। उद्योग तो हमारी अपनी पॉलिसी है स्टेट की। अगर हमारी स्टेट जो है उद्योग के लिए प्लॉट अलॉट करती है, कहीं प्लॉटिंग करती है, तो मान के चलो कि कोई ना कोई आकर के प्लॉट खरीद करके अपनी इंडस्ट्री लगाएगा। लेकिन हमारे प्रदेश में हालात इस किस्म के नहीं हैं कि कोई व्यक्ति आकर के यहाँ इंडस्ट्री लगाए, क्योंकि यहाँ तो कानून व्यवस्था का दिवाला पीटा हुआ है। और जहाँ कानून व्यवस्था सही नहीं होगी, जहाँ रोज़ इंडस्ट्रीज को थ्रेट किया जाए, फिरौतियाँ मांगी जाए और सरकार की तरफ से ये कहा जाए कि हम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते आपको, तो कोई उद्योग क्यों लगाएगा? उद्योग आएंगे कैसे? हरियाणा की बहुत बड़ी अनदेखी हुई है। और बजट की हालत आपके सामने मैंने बताई है, भी ये है। इस तरह के हालात जब होंगे तो फिर मान के चलो बजट तो केवल लिपापोती है, दिखावा है। सही मायने में पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा, पैसे का दुरुपयोग हो रहा। कहीं ना कहीं इस पैसे को खूह खाते में डाल करके अपने लोगों की जेब में डालने का काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में हरियाणा का भी बजट है सर, क्या उम्मीद करते हैं इनके धरातल के से जुड़ा? मनोहर लाल खट्टर जी जो हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक नई रिवायत डाली थी कि लोगों से पूछ करके बजट तैयार करेंगे। आज भी वही लीक पीटी जा रही है। हर बार कर्जा बढ़ता है। जब कर्जा बढ़ रहा है तो फिर आप उम्मीद कैसे कर सकते?
हमारे वक़्त के अंदर जब चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे, बजट टोटल 22-23 हज़ार करोड़ रुपए का था। 3,000 करोड़ रुपया कर्जा था। लेकिन जिस दिन हम सत्ता छोड़ करके गए, उस दिन 3,000 करोड़ रुपया खजाने में छोड़ करके गए थे। ये बहुत बड़ी बात थी कि 3,000 करोड़ रुपया उस टाइम के अंदर, जो आज 3,000 जो है, आप ये मान के चलो 3 लाख करोड़ के बराबर है। आज की सरकार की हालत ये है, कांग्रेस के टाइम में भी, आज भी बीजेपी के टाइम में भी, हर वर्ष जो है कर्जा बढ़ रहा है, और कर्जे के साथ साथ जो पैसा चुकाया जाता है ब्याज के रूप में, वो बढ़ रहा है। तनख्वाह देने को पैसा नहीं है। अब की बार आप देखना, नरेगा में दिवाला पिट जाएगा। 125 दिन की बात करते हैं, ये 40% देंगे कहाँ से, आएगा कहाँ से? देश के प्रधानमंत्री ने बजट में तो आ गया कि हम 95,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे नरेगा में, लेकिन जिस किसी स्टेट को देंगे, वो स्टेट 40% कहाँ से मैन करेगी, वो कैसे दे देगी? एक सर, पंजाब के नेता मजीठिया हैं, जेल में थे, उनकी सुप्रीम कोर्ट से बेल हुई है, क्या कहना चाहेंगे? इस देश में कहते हैं कि सरकारें जो है वो कहीं ना कहीं अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए इस किस्म के झूठे मुकदमे बनाती है। लेकिन हमारी न्याय प्रणाली पे हमें आज भी भरोसा है कि वो इस चीज़ को ध्यान में रख करके न्याय करने का काम करती है। आज बहुत अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, और जहाँ उनको जमानत मिली, वहीं मौजूदा जो सरकार है पंजाब में आप पार्टी की, उसके मुंह पे करारा चपत भी लगा इस बात को लेकर। अभी तो जमानत मिली है, आप ये देखना वो इस केस में बरी भी आएगी। ये मुकदमा पहली बार नहीं बनाया गया, ये मुकदमा दूसरी बार बनाया गया था। पहले भी इसी तरह का मुकदमा बना करके उनको जेल में भेजा गया था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई थी। और अब फिर उसी को, सेम केस को, उसका पुलंदा इतना बड़ा कर दिया कि उसको पढ़ते पढ़ते भी जज को फैसला लेने में समय लग रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला सुनाया, उससे केवल उनको राहत नहीं मिली, बल्कि इनके मुंह पे करारा चपत है। और दूसरी सरकारों को भी अगर आगे सोचना पड़ेगा कि किसी के खिलाफ अगर तुम इस तरह का झूठा मुकदमा दर्ज करोगे तो फिर तुम्हारी सारी की सारी पोल खुल जाएगी। हमारी कल मीटिंग है पार्टी की, बुढ़ापा पेंशन को लेकर के हमने मीटिंग बुलाई है। और बुढ़ापा पेंशन के साथ साथ ये जो नगर परिषद के चुनाव होंगे, इसके लिए हम कल फैसला करेंगे कि नगर परिषद के चुनाव में कहाँ कहाँ से किस किस को प्रत्याशी उतारा जाए। हम कल ये तय कर लेंगे। और बुढ़ापा पेंशन आज जो है, बड़ी हैरानी की बात है, चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन जब बनाई थी तब कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि किसकी कितनी इनकम होगी और इनकम के आधार पे इसको काट दिया जाएगा। ये बुढ़ापा पेंशन सम्मान पेंशन थी, आज भी इसका नाम सम्मान पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन नहीं है। ये हर उस बुजुर्ग को सम्मान दिया गया था जिसकी उम्र उस वक़्त में 65 साल थी, अब वो कम होती होती 60 वर्ष हो गई। सरकार को बजाय पेंशन काटने के बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए। लेकिन इन्होंने तो अब एक तरह से, जैसे वो एक योजना बनाई थी लाडो योजना, उसमें महिलाओं को अपमानित किया, उसी तरह से बुजुर्गों को भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं। हम इसके ऊपर भी कल अपनी पार्टी की तरफ से विचार विमर्श करेंगे। हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं और हम इस पे बड़ा फैसला लेंगे और हम बुजुर्गों के इस मान सम्मान को किसी कीमत पे कम नहीं होने देंगे। इसके लिए कल बैठ करके सारे आपस में विचार विमर्श करेंगे।
निगम नहीं, भाई साहब, निशान पे SYL लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो निशान पे लड़ेंगे। जब SYL हमारा संगठन है, पार्टी का संगठन बना हुआ है हमारी का, हमने बूथ स्तर पे संगठन बना रखा है, तो फिर हम सिंबल पे लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे सिंबल पे।